हाँ जी। तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। क्षमा चाहेंगे भाई, 2-3 दिन आपको क्लासें नहीं मिल पाई। मेरे कुछ एग्जाम वगैरह थे, इसकी वजह से। चलिए, आज अपना टॉपिक है फिजिक्स का ही, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो हमने कंप्लीट कर लिया है कंपटीशन एग्जाम के लिए। देखते हैं आगे उनको कैसे करना है कंटिन्यू। ठीक है। और अब अपना फिजिक्स का टॉपिक है। ये कुछ 10-12 टॉपिक बचे हैं, फिर अपनी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर देखते हैं आगे किस तरह से क्लासें कंटिन्यू करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। और टॉपिक का आज नया टॉपिक है। इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में करेंगे। कितने पार्ट में करेंगे? 2 पार्ट। तो टॉपिक का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, या इसको बोला जाता है एसी। वैसे मैं करवा चुका हूं सारे टॉपिक आपको, बस थोड़ा थोड़ा देखना है। कुछ डेरिवेशंस हैं वो आपको याद रखने हैं। अगर चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो करते हैं शुरू। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि हम करंट को ही पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे हैं, करंट को पढ़ रहे हैं। तो यह एक ऐसी धारा होती है जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदलता है। ये कह रहा है कि एसी करंट का जो परिणाम या परिमाण है, परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ, यानी कि जैसे जैसे धारा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे दोनों बदलते रहेंगे, समय के साथ परिवर्तित। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? यह एक ऐसी धारा होती है जिसका परिणाम व दिशा समय के साथ बदलती है। स्क्रीनशॉट ले लो आपको, ताकि नोट्स बनाने में आसानी होगी। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए करते हैं आगे। यह धारा पहले, यानी कि यह शुरू होती है तो तब एक दिशा में शून्य से अधिकतम, यानी कि यह धारा जब चलेगी, यानी कि ये मान लीजिए शून्य है तो शून्य से पहले अधिकतम, फिर अधिकतम से शून्य, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम, फिर अधिकतम से शून्य। इस तरह से यह समय के साथ चलती है। यानी कि ये मान लीजिए शून्य पॉइंट है, ये शून्य है, ये शून्य है, ये टॉप यानी कि अधिकतम, ये अधिकतम। तो पहले इस दिशा में चलेगी तो पहले ये शून्य से जाएगी अधिकतम की तरफ, फिर अधिकतम से शून्य की तरफ, फिर विपरीत दिशा हो जाएगी अब इसकी। पहले इस दिशा में जा रही थी, अब इस दिशा में होगी, तो फिर शून्य से अधिकतम, फिर अधिकतम से शून्य। इस तरह से ये चलती है। तो यह धारा पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम, फिर अधिकतम से शून्य, तथा विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य की तरफ जाती है। इससे ही प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, या यह एक प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ होता है। यह क्या होता है? एक प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ या वक्र बनता है। प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने वाला विभवांतर भी प्रत्यावर्ती होता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को जो उत्पन्न करने वाला विद्युत वाहक बल है या जो विभवांतर है, उसे ही प्रत्यावर्ती विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर को आपको पता है, V से डोनेट करते हैं, V से लिखते हैं, ये मैंने आपको करवा दिया था। तो इसकी समीकरण बनती है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। याद रखना है, ये फिजिक्स में इसका मतलब ये W नहीं है भाई, ये W नहीं है, ये होता है प्यारे बच्चों ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा। अलग अलग जगह पर या अलग अलग टॉपिक में इसको अलग अलग, जैसे इसे कोणीय वेग से भी, कहीं कोणीय वेग से प्रदर्शित किया जाता है, कहीं कोणीय फ्लक्स से भी परिवर्तित किया जाता है, कहीं कहीं कोणीय आवृत्ति से। तो इस तरह से इसको अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो बस आपको ये डब्ल्यू नहीं मानना, आपको कहीं आप इसको डब्ल्यू मान लो, ये डब्ल्यू है, तो ये डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है। ठीक। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। V0 होता है आपका विभवांतर का शिखर मान, यानी कि आपका ये विभवांतर का शिखर मान, और V होता है ताक्षणिक मान। V क्या होता है? आपका ताक्षणिक मान। ठीक है। इस चक्र की समीकरण को I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब अगर धारा की बात करें इसमें, तो I जो टोटल धारा होती है वो I0 साइन ओमेगा टी। I होता है आपकी ताक्षणिक धारा, I0 होता है धारा का शिखर मान।
समीकरण याद करनी है। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी विभवांतर के लिए, धारा के लिए बात करें तो I बराबर I0 ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अधिकतम मान क्या होता है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ टी, 2 पाई एफ टी। एफ होती है धारा की आवृत्ति, एफ क्या होता है, एफ धारा की आवृत्ति होती है। यह समीकरण आपको याद रखनी है बस। टी होता है प्रारंभ में कोई क्षणिक समय। अब आपको ये तीनों समीकरणें अजीब लग रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसने ये बोला है कि व्यवहार में प्रतिवर्ती धारा को वर्ग मध्य मूल मान ही व्यक्त किया जाता है। व्यवहार में जब देखोगे तो इसका वर्ग मध्य मूल मान ही आपको याद करना होता है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। ये समीकरण एग्जाम में बहुत कम पूछता है, क्योंकि ये 11th 12th की बातें हैं, बुक्स में दी हुई थी तो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। जब इसकी मैराथन या शॉर्ट टॉपिक करवाया जाता है तो इसको इतना गहराई से नहीं पढ़ाया जाता, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इतना गहराई से नहीं पढ़ाया जाता, फिर मैंने आपको बता दिया है, एक्स्ट्रा में आपको काम आ जाएगा। तो वी बराबर IRMS बराबर I0 रूट 2 बराबर 0.07 I0। ये कह रहा है प्रति धारा का वर्ग मध्य मूल मान शिखर मान के 0.707 गुणा होता है। ये कह रहा है प्रत्यवर्ती धारा होती है जो अपना AC करंट होता है, उसका वर्ग मध्य मूल मान शिखर पर कितना होता है, तो ये आपको याद रखना है 0.707। बस ये आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना है। यानी कि अभी तक आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, अभी तक आपको ये बात याद रखनी है कि प्रत्यवर्ती धारा क्या होती है। तो आप कहोगे कि यह धारा ऐसी होती है जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ बदलते हैं। इसका वक्र होता है कि पहले अधिकतम से शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य, फिर विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम और फिर अधिकतम से शून्य। ठीक है, ये आपको दो समीकरण याद रख लेनी है, कोई आगे नहीं है। इसका आपको ये मान रख याद रखना है, क्या याद रखना है कि प्रत्यावर्ती धारा जो AC करंट होता है उसको वर्ग व्यवहार के तौर पर जब हमें इसका यूज करते हैं या अपने जो इसका व्यवहारिक तौर पर इसे देखते हैं, तो इसका जो AC करंट होता है उसका अपने वर्ग मध्य मूल मान ही याद रखते हैं या उसको व्यक्त करते हैं या यूज करते हैं। वो कितना होता है, वो शिखर पॉइंट पर, यानी कि यहां पर आपका होता है 0.707 I। बस ये आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, प्रत्यवर्ती धारा को उत्पन्न करने वाले विभवांतर के समीकरण भी यही है। औसत मान इसका शून्य होता है, यानी कि विभवांतर का कुल मान यहाँ पर कितना होता है, शून्य होता है। प्रत्यवर्ती धारा के वक्र में V बराबर शून्य होता है, कुल टोटल V बराबर क्या होता है अपना शून्य होता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं है इसमें, जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन कहां से बनेंगे और क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी तक एक क्वेश्चन बना है वो मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। भारत के, यानी कि हम भारत देश की बात करें तो भारत के घरों में सप्लाई की जाने वाली प्रत्यवर्ती धारा, अपने घरों में जो धारा आती है वो आती है AC। सप्लाई की जाने वाली प्रत्यवर्ती धारा का शिखर वोल्टेज कितना होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो अपने घरों में AC करंट आता है उसका शिखर वोल्टेज कितना होता है, तो प्लस माइनस 311 वोल्ट होता है, प्लस माइनस 311 वोल्ट होता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। वह आवृत्ति होती है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 50 हर्ट्ज। HZ आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में मापा जाता है। वो मैं आपको मात्रक वाले टॉपिक में मैं पढ़ा चुका हूं अच्छे से। ठीक है, दिष्ट धारा की अपेक्षा समान वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है। ये कह रहा है कि अगर DC करंट और AC करंट को अगर तुलना की जाए समान वोल्टेज की, अगर दोनों की वोल्टेज क्या है, समान है, दोनों की V बराबर सेम है, तो खतरनाक धारा जो होगी वो आपकी AC करंट होगी। खतरनाक कौन सी होती है, AC करंट होती है। क्यों होती है AC करंट, कारण यह है कि अगर 220 वोल्ट, अगर 220 वोल्ट का AC करंट का वास्तविक मान जो होता है 311 माइनस से 300 प्लस 311 तक होता है। ये कह रहा है कि अगर वोल्ट कितना है, 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, तो उसको AC का अगर वास्तविक बात करें वो प्लस माइनस 311 से लेकर माइनस 311 से लेकर प्लस 311 तक होता है, जो कि बहुत ही घातक होता है। जबकि DC में तो ये 220 ही होता है। DC में कितना होता है, ये 220 ही होता है। कह रहा है कि हाँ, दिष्ट धारा की अपेक्षा समान वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि 220 वोल्ट की AC करंट का वास्तविक मान 311 माइनस से
+311 तक होता है, जबकि 220 वोल्ट की डीसी करंट या दिष्ट धारा का वास्तविक मान 220 ही होता है। बस इतनी बातें आपको याद है। अगर पूछे कि डीसी और एसी में सबसे खतरनाक कौन होती है समान वोल्टेज पर, तो आप कह दोगे कि एसी धारा होती है, वो सबसे खतरनाक होती है। ठीक, टॉपिक बोरिंग है पर कोई इलाज नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सही कर सकते हैं अपने, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है ज्यादा। इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में करवाया, 2 पार्ट में करवाया है ताकि आप बोर ना हो। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी क्लासें ज्यादा वो नहीं है, आपको परेशान करने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, एमीटर और वोल्ट मीटर। प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्कर में लिए गए धारा का मान क्या होता है, शून्य होता है। वो हमने पहले देख लिया था कि प्रत्यावर्ती धारा का जो पूरा वक्र बनता है उसमें धारा का मान क्या होता है, शून्य होता है। पहली बात, स्टार लगा लो इसको। दूसरी बात, यदि प्रत्यावर्ती धारा को किसी विद्युत चुंबकीय एमीटर या धारा मापी में प्रवाहित किया जाए तो उसका निर्देशक मान भी शून्य रहता है। यदि आप जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है उसे आप विद्युत चुंबकीय एमीटर या धारा मापी में से गुजारोगे तो उसका जो आपका निर्देशक मान आएगा वो क्या आएगा, शून्य आएगा, क्योंकि धारा भी शून्य ही प्रवाहित होती है। इसलिए एसी धारा को मापने के लिए या तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है या तप्त तार एमीटर का, या वोल्ट मीटर या तप्त तार एमीटर का उपयोग है वो किया जाता है। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। एसी एमीटर के पाठ्यांक से सीधे से धारा का वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त होता है, और इससे हमें क्या मान प्राप्त होता है, सीधा वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त हो जाता है। तो कई बार पूछ लेता है कि एसी करंट को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप कह सकते हो कि वोल्ट मीटर का, ठीक है। अगला है वाटहीन धारा। अब ये क्या होती है वाटहीन धारा, वाटहीन धारा क्या होती है। अब देखो, पहले प्रत्यावर्ती धारा मीटर द्वारा समझाता हूं कि एसी जो प्रत्यावर्ती धारा का अपने वक्र बनाते हैं ना, उसमें धारा का मान कितना होता है, शून्य होता है। पहली बात आपको याद रखनी, धारा का मान शून्य। अब ये कह रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा को हम विद्युत चुंबकीय एमीटर या धारा मापी में से प्रवाहित करवाएंगे तो जो उसका निर्देशक मान आएगा वो भी शून्य आएगा। क्यों, धारा ही शून्य है तो मान भी शून्य आएगा, ठीक है। इसलिए एसी करंट को मापने के लिए, इसी धारा को मापने के लिए या तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाएगा या तप्त तार एमीटर का प्रयोग है वो किया जाएगा, ठीक है। वाटहीन मान क्या होता है, वाटहीन धारा, वाटहीन धारा क्या होती है, तो जब एसी परिपथ में जब एसी धारा को परिपथ में बिना ऊर्जा का व्यय किए प्रवाहित होती है। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जब प्रत्यावर्ती धारा बिना जब प्रत्यावर्ती धारा किसी परिपथ में प्रवाहित कर रहे हैं और उसमें ऊर्जा का व्यय नहीं हो रहा, उसमें ऊर्जा का, वैसे देखो परिपथ में जब अपनी धारा प्रवाहित करते हैं तो ऊर्जा का व्यय होता है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। लेकिन ये कह रहा है कि अगर प्रत्यावर्ती धारा को हम परिपथ में प्रवाहित करवाते हैं और ऊर्जा का व्यय नहीं हो रहा होता है और फिर भी वो धारा प्रवाहित हो रही है, तो ऐसी धारा को वाटहीन धारा कहा जाएगा। ऐसी धारा को क्या कहा जाएगा, ऐसी धारा को वाटहीन धारा है वो कहा जाएगा। यह धारा तभी प्रवाहित होती है जब परिपथ में ओमीय प्रतिरोध का मान शून्य होता है। अब कह रहा है कि वाटहीन धारा जो प्रवाहित होती है ना, वो तभी प्रवाहित होती है जब क्या होता है, जब ओमीय प्रतिरोध का मान क्या होता है, ओमीय प्रतिरोध का मान होता है वो शून्य होता है, ठीक है। चलिए अगला है चोक कुंडली। आपके लिए एक होमवर्क रहने वाला है, डीसी करंट और एसी करंट के मध्य आप 5-5 अंतर है वो कमेंट सेक्शन में पेस्ट करोगे, 5-5 अंतर है वो कमेंट सेक्शन में पेस्ट करोगे, ठीक है। चाहे आप कॉपी पे लिख के फोटो डाल के पेस्ट करो, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। तो अगर आप ईमानदारी से होमवर्क को करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, वो आपकी मर्जी है। कर लोगे तो एक आधा क्वेश्चन सही हो जाएगा, नहीं तो फिर, ठीक है। चोक कुंडली विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को कम करने वाली कुंडली होती है। विद्युत परिपथ में जब प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को कम करने के लिए एक कुंडली लगाई जाती है जिसे बोला जाता है चोक कुंडली। क्या बोला जाता है कि परिपथ में जब प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को कम करना होता है तब चोक कुंडली का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, चोक कुंडली का उपयोग है वो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
प्रतिरोध की सहायता से धारा घटाने पर विद्युत ऊर्जा का अपव्यय ऊष्मीय ऊर्जा के सृजन के रूप में होता है, जबकि ये कह रहा है कि प्रतिरोध की सहायता से, कि हम प्रतिरोध की सहायता से क्या करते हैं, धारा घटाने पर विद्युत ऊर्जा का व्यय भी ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में सृजन कर लेते हैं। जब हम प्रतिरोध घटाते हैं, प्रतिरोध की सहायता से हम धारा को घटाते हैं, तो जो ऊष्मीय ऊर्जा का सृजन होता है, यानी कि जो धारा की ऊष्मा ऊर्जा होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। लेकिन चोक कुंडली की सहायता से धारा घटाने से ऊर्जा का अपव्यय बहुत ही कम होता है। जब आप चोक कुंडली लगाते हो तो धारा का जो अपव्यय होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी धारा का जो हानि होती है वो बहुत ही कम होती है। अल्प आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के साथ व्यवहार में लाई गई चोक कुंडली का क्रोड नरम लोहे से बना होता है, और जबकि अधिक आवृत्ति की एसी धारा के साथ व्यवहार में लाई गई कुंडली का क्रोड वो लोहे का बना होता है। ये कह रहा है कि अगर प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है, आवृत्ति कम है किसकी, एसी करंट की, जब इसे प्रवाहित किया जाता है तो जो कुंडली का जो क्रोड होता है वो बना होता है नरम लोहे का, इसका बना होता है नरम लोहे का। और आवृत्ति अगर अधिक है, आवृत्ति क्या है, अगर अधिक है तो उसमें लोहे यानी कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लोहे का प्रयोग होता है, किसमें, चोक कुंडली के क्रोड में। अब ये आपको समीकरण याद रखनी है, चोक कुंडली शक्ति गुणांक, तो cos फाई बराबर आर अपॉन में आर की स्क्वायर प्लस एल की स्क्वायर प्लस ओमेगा की स्क्वायर। आर परिपथ का प्रतिरोध होता है, एल प्रेरकत्व होता है, ओमेगा धारा की कोणीय आवृत्ति होती है। तो क्या याद रखना है, चोक कुंडली शक्ति गुणांक होता है cos फाई बराबर आर अपॉन में आर की स्क्वायर प्लस एल की स्क्वायर प्लस ओमेगा की स्क्वायर, रूट लगा देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। आगे कहता है नरम लोहे से बनी कुंडली का प्रेरकत्व काफी अधिक होता है, आवृत्ति कम होने से इसका मान भी काफी अधिक होता है। लो भाई ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब स्टार लगा लो कि चोक कुंडली का प्रयोग घरों में, हम चोक कुंडली का उपयोग है जो घरों में कहां कहां करते हैं, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। तो एक हम ट्यूबलाइट में करते हैं, रेडियो में करते हैं, परानली लैंपों में किया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि चोक कुंडली का उपयोग हम घरों में कहां कहां करते हैं, तो ट्यूबलाइट में, रेडियो में, परानली लैंपों में किया जाता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, आई गारंटेड यू, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको कंटिन्यूटी देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। एक बार नहीं आएंगी, दो बार नहीं आएंगी, तीन बार नहीं आएंगी, लेकिन आएंगी लगातार देखोगे तो। आप सोचो भी पहली बार में हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, तो ये नहीं आती है। दूसरी बात, अगर आपको क्लास में एक बार इंटरेस्ट आ भी गया, ठीक है, हो सकता है मेरी क्लास आपको बोरिंग लगी हुई है बड़ी, मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि टॉपिक ऐसा है, ठीक है, मैंने पूरा अपना 100% दिया है, पूरा डेडिकेशन के साथ आपको ये छोटा सा टॉपिक है मैंने आपको करवाया है। अगला इसका पार्ट और है, वो और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन चीजें सारी हमें एक साथ नहीं मिल पाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसको अगर आप रेगुलरली आपने फिजिक्स की सारी क्लासें देखी हैं तो ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं कोई व्यू या उसके लिए नहीं बता, मुझे पता है मेरा वॉच टाइम भी यूट्यूब पर गिर रहा है, सब्सक्राइब भी गिर रहे हैं, सब कुछ गिर रहा है, वीडियो की जो व्यूज हैं वो भी गिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, कभी ना कभी तो मेरी वीडियोस चलेंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं, इस टॉपिक को अपने करते हैं यहीं कंप्लीट, इसका पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे लाउड स्पीकर के बारे में, विद्युत मोटर के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में, वो डायनेमो के बारे में, कैसे काम करते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो धैर्य बनाए रखना, अगली क्लास के साथ जरूर जुड़ना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन 101% आता है, इसीलिए मैंने इसका पार्ट 2 रखा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।